डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कर्मचारियों के हित से संबंधित जो हमारे देश में विभिन्न कानून और नियम बनाए गए हैं उनका ब्रीफ में संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले टर्म पर बहुत से अध्ययन किया कि हमारे देश में कर्मचारी भविष्य निधि योजना है, कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है, कर्मचारियों के लाभ के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग्स है, समितियों का गठन है, उनको मैनेजमेंट में शेयरिंग है, लाभों में शेयरिंग है, अर्थात बहुत प्रकार की मिनिमम वेजेज है। इन सब की बातें अपन ने डिटेल में की थी। आज अपन उनके अलावा भी कई ऐसे अधिनियम हैं जो हमारे देश में लागू हैं और प्रचलन में हैं, उनकी आज अपन ब्रीफ में चर्चा करेंगे और इन सारे अधिनियमों को अपन संक्षिप्त में कर्मचारी लाभ से संबंधित कानून और नियम के रूप में समराइज करेंगे। इसमें अपन जो सबसे पहला अधिनियम है जिसके आज अपन चर्चा करेंगे वो उसको अपन श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित अधिनियम 1984 के नाम से जानेंगे। इसको अपन कंपनसेशन एक्ट 1984 के नाम से इसको अपन पढ़ सकते हैं। मूलतः यह अधिनियम मार्च 1923 में पारित किया गया था और 1 जुलाई 1924 से ये हमारे देश में लागू हुआ था। चूंकि इस अधिनियम में समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जा चुके थे एवं अब तक इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किए जा चुके थे और इसमें अंतिम संशोधन 1984 में किया गया, इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित अधिनियम 1984। इन जो संशोधनों का उद्देश्य है वो अधिनियम के सीमा क्षेत्र को बढ़ाना और उसकी व्यवस्था को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाना रहा है। इस अधिनियम के अधीन जो श्रमिक के लिए हट जाने की व्यवस्था की गई है, अगर श्रमिक के रोजगार के दौरान कोई चोट लग जाए या व्यावसायिक रोग के कारण श्रमिक की मृत्यु हो जाए या वो कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो उसकी रोजगार संबंधी चोट, व्यावसायिक ये और असमर्थता के लिए जो कारण मैंने आपको बताए हैं, अगर कार्य के दौरान कोई घटना घटित हो जाए या जो कार्य कर रहा है उसके कारण से कोई ऐसी रीजन हो जाए तो उसका जो व्यय है वो हमेशा नियोक्ता को या सेवायोजक को ही देना पड़ेगा। यह जो व्यवस्था है वो औद्योगिक दुर्घटनाओं से श्रमिकों के संरक्षण के लिए और सेवायोजक के दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए बनाई गई है। जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है इसके अंतर्गत एक श्रमिक को अधिकार तभी प्राप्त होगा जब कोई दुर्घटना या रोग हुआ हो या दुर्घटना या रोग काम के अंतर्गत या काम के दौरान हुआ हो। अर्थात इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि श्रमिक को कार्य के दौरान कोई घटना होनी चाहिए या काम के दौरान कोई काम होना चाहिए या उस काम के कारण से कोई नुकसान होना चाहिए और उससे उसको या तो उसका दुर्घटना होना चाहिए या उससे उसका कोई रोग होना चाहिए। यह अधिनियम संस्था के सभी श्रमिकों पर लागू होता है, चाहे उनका वेतन कितना भी क्यों न हो। जो श्रमिक राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल है वे भी इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। वे इसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत धारा 3A के अनुसार जो सेवायोजक है वो कई दशाओं में क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कोई भी ऐसी चोट जिसके कारण श्रमिक पूरी तरह या आंशिक रूप से 3 दिन से अधिक दिनों के लिए अयोग्य न हो, किसी भी ऐसे चोट के संबंध में जिसके फलस्वरूप श्रमिक की मृत्यु न हो और दुर्घटना प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित या अग्रलिखित कारणों में से हुई हो। दुर्घटना श्रमिक के शराब या दूसरी चीज से प्रभावित होने के फलस्वरूप हुई हो, श्रमिक ने अपनी सुरक्षा के लिए दिए गए किसी स्पष्ट आदेश या सुरक्षा के लिए बनाए गए किसी स्पष्ट नियम का उल्लंघन किया हो, श्रमिकों के लिए सुरक्षा के लिए रक्षक या दूसरे साधनों की व्यवस्था की गई थी, यह जानते हुए भी उसे जानबूझकर कोई श्रमिक हटाता है या उसका उपयोग नहीं करता है। शारीरिक चोट के अलावा कुछ व्यावसायिक रोगों की दशा में भी जिन्हें अधिनियम की 3री अनुसूची में शामिल किया गया हो क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे इस सूची में नए रोगों को भी जोड़ सकती है। इस प्रकार ये जो ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और वो किन किन श्रमिकों को मिलती है,
किस दशाओं में मिलती है और इसके लिए सेवा नियोजक का क्या दायित्व होता है। अब अपन बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984 की। कर्मचारी राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984 पूरे भारत के मौसमी कारखानों को छोड़कर सभी कारखानों में जो विद्युत द्वारा चलाए जाते हैं और जिनमें 10 या ज़्यादा श्रमिक नियुक्त किए जाते हैं, या जो विद्युत के द्वारा नहीं चलाए जाते और उनमें 20 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, उन समस्त कारखानों पर यह लागू होता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किसी भी संस्था या संस्थाओं पर जो औद्योगिक हो, व्यापारिक हो या कृषि संबंधित हो या अन्य प्रकार की कोई संस्था हो, उस पर यह पूरी आंशिक रूप से लागू किया जा सकता है। इसमें कर्मचारी शब्द की परिभाषा की गई है, जिसमें बताया गया है कि शारीरिक श्रमिक वर्ग तथा लिपिक, सुपरवाइजरी एवं टेक्निकल कर्मचारी इस पर लागू होते हैं। यह जहाजी, फौजी या हवाई सेनाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। इसमें मजदूरी की, ये जिन कर्मचारियों पर लागू होता है उनकी मजदूरी की एक निश्चित राशि तय की जाती है, जो समय समय पर बदलती रहती है। हमारी जो बीमा योजना का प्रशासन है वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सौंपा गया है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों, सेवा योजकों एवं कर्मचारियों के संगठनों, डॉक्टरों तथा संसद सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक छोटी समिति, उसे स्थायी समिति के नाम से जानते हैं, वह निगम के सदस्यों में से चुनी जाती है तथा निगम की कार्यकारिणी का कार्य करती है। इसमें एक चिकित्सा लाभ काउंसलिंग भी होती है, जो निगम को चिकित्सा लाभों के मामलों पर सलाह देती है। निगम का मुख्य प्रशासक महानिदेशक होता है, जो क्षेत्रीय एवं स्थानीय कार्यालयों के द्वारा अपने प्रशासन को गति प्रदान करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बीमा योजना का प्रशासन है वो किस प्रकार से होता है और राज्य जो बीमा निगम है वो इसको किस प्रकार से संपन्न करता है। जो इसकी योजना है, इसकी वित्त व्यवस्था है, वो भी कर्मचारी राज्य बीमा कोष के द्वारा ही की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें सेवा नियोजक एवं कर्मचारियों के चंदे केंद्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं या किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था के अनुदान, दान एवं उपहार शामिल होते हैं। केंद्रीय सरकार ने पहले 5 वर्षों में एक वार्षिक देना अनुदान मंजूर किया था, जो निगम प्रशासन के खर्चों के 2/3 के बराबर था। राज्य सरकारें भी योजना में चिकित्सा एवं सेवा की लागत के एक भाग के रूप में हिस्सा देती है। खर्च का अनुपात खर्च का कितना हिस्सा राज्य सरकारें देगी, यह नियम उनके समझौते पर छोड़ दिया गया है। अधिनियम में उन उद्देश्यों की सूची दी गई है जिन पर वित्त या कोष को खर्च किया जा सकता है। मुख्य नियोक्ता पर ही अपना तथा अपने कर्मचारियों की चंदों के रकम के भुगतान की इसमें जिम्मेदारी होती है। कर्मचारियों का जो चंदा है वो नियोक्ता द्वारा उनकी मजदूरी में से काट लिया जाता है। किसी कर्मचारी के संबंध में देय मासिक चंदे की रकम उस माह में उसकी औसत कमाई पर निर्भर होती है तथा चंदे हर माह के संबंध में पूरे आंशिक भाग में किसी कर्मचारी की नियुक्ति हो, उसे मजदूरी प्राप्त होती है, उन्हीं के द्वारा देय होता है। अधिकृत छुट्टी, वैध हड़ताल या तालाबंदी को छोड़कर ऐसे किसी माह के लिए चंदा देय नहीं होता है जिसमें सेवाएं नहीं दी गई है। इस प्रकार से इसका जो कोष है वो होता है। अधिनियम के अंतर्गत बीमाशुदा व्यक्तियों, उनके आश्रितों तथा अन्य व्यक्तियों को भी अग्रलिखित लाभ, वर्णित लाभ पाने का अधिकार होने हैं। पहला है बीमारी लाभ। व्यक्ति की बीमारी की दशाओं में उसे सामयिक भुगतान किया जाएगा, जिसे बीमारी लाभ कहेंगे। बीमारी की जांच निगम के डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर द्वारा होना आवश्यक है। बीमारी लाभ की दैनिक दर कर्मचारी की औसत दैनिक मजदूरी के आधे के बराबर होती है, किंतु चूंकि लाभ बीमारी के सभी दिनों के लिए, जिनमें इतवार और अन्य छुट्टियां शामिल है, दिया जाता है, इसलिए लाभ की दर मजदूरी के लगभग 7/12 भाग के बराबर होती है। यह लाभ पहले 2 दिनों की बीमारी के लिए नहीं दिया जाएगा यदि बीमारी का दौर 15 दिन के भीतर दोबारा नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है, इसमें एक कर्मचारी को मिनिमम 50% औसत मजदूरी की प्राप्ति होती है एवं चूंकि इसमें छुट्टियों को भी शामिल किया जाता है, अतः ये जो दर है वो बढ़कर के करीब 65% तक पहुंच जाती है।
अब अपन बात करेंगे प्रसूति लाभ। वर्तमान में एक नगद भुगतान के रूप में प्रसूति लाभ महिला श्रमिक को 6 माह के लिए दिया जाता है। पहले ये 12 हफ्ते के लिए था, जिसे बढ़ा करके अब 6 माह कर दिया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। इसकी पात्रता का प्रमाणीकरण निर्धारित अधिकारी द्वारा होना चाहिए। यही नहीं, अब सरकारी कर्मचारियों में कार्यरत महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव की भी व्यवस्था की गई है। वो 2 साल, जब तक उनका बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता है, तो वे अपने बच्चे के परवरिश के लिए 2 साल के लिए वो ले सकती है। असमर्थता लाभ। यदि कोई बीमाशुदा व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी के रूप में काम करते हुए किसी व्यावसायिक चोट, जिसमें अधिनियम की अनुसूची 30 में दिए गए कुछ व्यावसायिक रूप शामिल है, के फलस्वरूप होने वाली असमर्थता से पीड़ित हो जाता है, तो उसे एक आवधिक भुगतान का लाभ पाने का अधिकार होता है। असमर्थता लाभ की पात्रता का प्रमाणीकरण भी निर्धारित अधिकारी द्वारा होना आवश्यक होता है। आश्रित लाभ। यदि कोई बीमाशुदा व्यक्ति किसी व्यावसायिक चोट के फलस्वरूप मर जाता है, तो अधिनियम के अंतर्गत आश्रितों को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। उन्हें आवधिक भुगतान दिया जाएगा, जिन्हें आश्रित लाभ कहा जाएगा। फिर है चिकित्सालय लाभ। इस लाभ की व्यवस्था यह व्यवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लाभ ऐसा लाभ है जिसमें सारा सिस्टम घूमता है। यदि किसी बीमाशुदा व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य की ऐसी दशा है कि उसे डॉक्टरी इलाज या सेवा की आवश्यकता है, तो उसे यह लाभ पाने का अधिकार है। यह लाभ बीमारी, व्यावसायिक चोट या प्रसूति की दशा में बिना किसी शुल्क के डॉक्टरी इलाज के रूप में होती है। फिर है अंत्येष्टि क्रिया संबंधी लाभ। 1966 के संशोधित अधिनियम के अंतर्गत 17 जून 1969 से यदि किसी बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य को बीमाशुदा व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया संबंधी खर्च का भुगतान करने का लाभ दिया जाता है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि 1952। इसकी जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार से कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा भी आप कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार के लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश में जो कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए कुछ ऐसे लाभ भी बनाए गए हैं जिनको आम जनता को, जिनकी जानकारी नहीं है, बहुत से श्रमिकों को जिनकी जानकारी नहीं है, उसके अभाव में वो उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये ऐसे कानून हैं जिनको मैंने आपको मतलब बताया है कि इन लाभों को भी, ये ऐसे कानून हैं जो हमारे देश में श्रमिकों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।